हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th के बुक के अध्याय 5 यानी सरेठी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन। यानी 5, ठीक। इसमें है प्रोग्रेस श्रेणी, श्रेणी यानी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी क्लास 10th के 5वां अध्याय में है, यानी प्रोग्रेस यानी श्रेणी। श्रेणी हमारे क्लास 10th से रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें आज हम ये बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र होते हैं, कैसे कैसे पद होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। इससे पूरा रिलेटेड जो भी बायोडाटा है हम इस श्रेणी चैप्टर में पहले पढ़ेंगे। पहला पद है श्रेणी। श्रेणी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी संख्या को एक निश्चित नियम और क्रम के अनुसार बढ़ना। किसी भी संख्या को एक निश्चित नियम तथा क्रम के अनुसार बढ़ना। अगर हम श्रेणी पद को परिभाषित करें तो इसका अर्थ ये होता है, इसका परिभाषा ये होगा कि जब कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है तो वो श्रेणी कहलाता है। जब कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है तो वो श्रेणी कहलाता है। आगे देखते हैं श्रेणी के कुछ उदाहरण, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 13 है। इस तरह से कहने का अर्थ है एक निश्चित नियम के अनुसार, यानी जब कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है तो क्या कहलाता है? श्रेणी। जैसे कि इन दोनों के बीच में अंतर है 3, 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 यानी एक ये निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है? श्रेणी है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण दें, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस टाइप से, तो ये एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये भी श्रेणी है, यानी प्रोग्रेशन है। कहने का मतलब है 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन है, यानी श्रेणी है। आगे तीसरा उदाहरण मानते हैं तो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। ये एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? श्रेणी है, यानी प्रोग्रेशन है। इस तरह से हम देखेंगे कि जब भी कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन है, यानी श्रेणी है। ये इस टाइप से हम देखेंगे कि एक निश्चित नियम होता है, लेकिन अगर कोई संख्या मान ली यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 19 हो गया, तो यहाँ पर अंतर हो गया 4 का, यहाँ पर अंतर हो गया 7 का, यहाँ पर अंतर ये हो गया 1 का। तो ये जो है श्रेणी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि ये एक निश्चित नियम के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। कहने का मतलब 7 दूनी 14 भी नहीं है, यानी भट्टे में भी एक नियम के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए ये श्रेणी नहीं है। कहने का अर्थ है सीधा तौर पर अगर कहे तो श्रेणी वो होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, वो श्रेणी होता है। यानी
एक निश्चित नियम के अनुसार जब कोई संख्या आगे बढ़े या घटे तो वो श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम सर्वप्रथम देखेंगे कि ये श्रेणी होता कैसे होता है और इसको कैसे हम पहचानेंगे। ठीक, अब क्या है, अब क्या होता है कि ये श्रेणी यानी प्रोग्रेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये श्रेणी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक ठो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं इसकी 3। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कहे तो ये होता है समांतर श्रेणी। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। और ये होता है हरात्मक श्रेणी। यानी प्रोग्रेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसको बोला जाता है ए, तो ए, यहाँ पर पी है तो पी, यानी ए पी। ये है जी, तो जी, और इसको बोला जाता है पी। यानी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है जीपी, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एपी, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एचपी। यानी कहने का अर्थ है कि श्रेणी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी यानी एचपी। यानी इसको बोला जाता है एपी, इसको बोला जाता है जीपी और इसको बोला जाता है एचपी। ये है श्रेणी के मुख्य 3 भाग। अब इन तीनों को अलग अलग रूप से हम परिभाषित करेंगे। अब इन तीनों को अलग अलग परिभाषित करेंगे, तो आइए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। जब किसी संख्या, यानी इसका अगर हम परिभाषित करें तो जब कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, जब कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है और 2 क्रमबद्ध पद के अंतर अगर समान होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
यानी समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी सीधे तौर पर अगर हम इसको परिभाषित करें तो अगर किसी श्रेणी के यानी कोई संख्या है, अगर वो श्रेणी में हैं, अगर उन श्रेणीगत पद दो पद के यानी दो क्रमागत पद के अंतर बराबर आ रहा है तो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उदाहरण हैं। कैसे, इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो 2 आता है, इन दोनों के बीच के अंतर 2 आता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगला पद से अगर पिछला पद को अगर हम घटाएंगे तो सबका अंतर अगर हमको बराबर आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता है। यानी ये बात विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि एपी कौन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हम समझेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, अगला पद से पिछला पद को घटाएंगे जो आया, फिर अगला पद से पिछला पद को घटाएंगे जो आया, फिर अगला पद से पिछला पद को घटाएंगे जो आया। अगर सभी बराबर हैं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 5 है, 8 है, 11 है, 18 है। यहाँ अंतर हो गया कितना, 3, यहाँ अंतर हो गया 3, यहाँ अंतर हो गया 7। यानी ये सभी अंतर जो है ये बराबर नहीं है। कहने का अर्थ है कि सभी टर्म के बीच के अंतर, यानी सभी टर्म के बीच के अंतर अगर बराबर हो तो उसको हम एपी कहेंगे। अगर सभी टर्म के बीच के अंतर बराबर नहीं हैं तो हम उसको एपी नहीं कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो टर्म है, ये जो श्रेणी है, यानी ये जो संख्या के श्रेणी हैं ये एपी में नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम समझेंगे कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर कहे तो सबसे पहले सब पद के अंतर को देखिए, अगर अंतर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी में है। अगर उसका सार अंतर अगर बराबर नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है। यानी सार अंतर अगर बराबर आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आइए आगे देखते हैं जीपी। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता होगा। कहने का मतलब है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो इसका पहले वाले पद का दुगुना अगला पद होता है। यानी इसका पहला पद का दुगुना दूसरा पद, फिर दूसरा पद का दुगुना तीसरा पद, तीसरा पद का दुगुना चौथा पद, चौथा पद का दुगुना पांचवा पद होता है। यानी अगर इसको सीधे तौर पर कहे तो इसका कहने का अर्थ है कि हर अगला पद पिछले पद का दुगुना होता है। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम परिभाषित करें तो इसके कहने का अर्थ ये है कि हर अगला पद पिछले पद का दुगुना होता है। हर अगला पद पिछले पद का दुगुना होता है। आइए देखते हैं उदाहरण से। एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर 3 है तो इसका अगला होगा 6, यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 24, यहाँ होगा 48। यानी इस टाइप से ये आगे बढ़ेगा। यानी इस टाइप से अगर कोई श्रेणी है तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के उदाहरण है। यानी 3 है,
तो अगला पद 6 होगा, अगला पद 12 होगा, अगला पद 24 होगा, अगला पद 48 होगा, अगला पद 96 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगला पद जो होता है पिछला पद का दुगुना होता है। यानी हर अगला पद पिछला पद के अगर दुगुना होए तो वो जीपी में होता है। यानी इसका सीधा परिभाषा कहे तो वैसा श्रेणी जिसका हर अगला पद पिछला पद का दुगुना होता है वो क्या कहलाता है? गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी कहलाता है। यानी जीपी का यही पहचान है कि अगला पद पिछला पद के दुगुना होगा, अगला पद पिछला पद के दुगुना होगा। और आइए देखते हैं तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी हरात्मक श्रेणी, यानी इसको शॉर्टकट में कहे तो HP। इसका परिभाषा होता है यदि किसी भिन्न के हर एपी के नियम का अनुसरण करता है, एपी के नियम का अनुसरण करता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। यानी यदि किसी भिन्न के हर एपी के यानी समांतर श्रेणी के नियम का अनुसरण करता है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। कैसे देखते हैं? जैसे 1/3 है, 1/6 है, 1/9 है, 1/12। इसी तरह से ये भिन्न है एक तरह से। और ये जो 3 है ये क्या है? हर है। हर क्या है? एक समांतर श्रेणी के नियम के अनुसार बढ़ता है। जैसे कि 3 है तो 6, यहाँ बढ़ गया 3, फिर यहाँ 6 है तो यहाँ हो गया 9, यहाँ बढ़ गया 3, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ बढ़ गया कितना? 3। यानी ये एपी के नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। यानी यदि किसी भिन्न के हर एपी के नियम का अनुसरण करता है, एपी के नियम का अनुसरण करता है तो वो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। यानी इसको संक्षेप में बोला जाता है एचपी। तो इस तरह से हम समझेंगे कि कौन समांतर श्रेणी है, एपी है, कौन जीपी है, कौन एचपी है। ये हमको पहचानने के नियम है। हम 10th में केवल एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जीपी और एचपी। जीपी एचपी हमको 11th में पढ़ने को मिलेगा। ये यानी एपी जो है वो मुख्य रूप से 10th में है और जीपी और एचपी ये जो है ये हमको 11th में पढ़ना पड़ेगा। तो हम अब मुख्य रूप से जिस अध्याय में जा रहे हैं उस टॉपिक पर पुनः लौटते हैं। ये हमको समझाने के लिए आपको बताए थे कि कौन एचपी होता है, कौन जीपी होता है और कौन एपी होता है। तो इस तरह से हम पहचाने कि कौन एचपी है, कौन जीपी है और कौन एपी है। आइए देखते हैं अगला। मेरा हेडलाइन से है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एपी यानी समांतर श्रेणी।
ये जो है एपी, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। डिफिनिट, DEFINIT, इनडिफिनिट। यानी कहने का अर्थ है कि समांतर श्रेणी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी मुख्य रूप से क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये होता है एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। ये परिमित, ये अपरिमित। एक नंबर में है परिमित। जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम बिंदु पता हो, यानी जब किसी एपी के अंतिम पद पता हो तो उसको परिमित एपी यानी डिफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जब किसी एपी के अंतिम पद पता हो तो उसको परिमित एपी कहा जाता है, यानी डिफिनिट परिमित। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। 2 है, 4 है, 6 है, 8, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ लास्ट है 64। कहने का अर्थ ये है कि ये 2 से शुरू हो रहा है, यानी ये 2 से शुरू होकर कि लास्ट बिंदु 64 तक जाएगा। यानी ये 2 से शुरू होकर के लास्ट बिंदु 64 तक जाएगा, यानी इसका लास्ट पॉइंट जो है वो 64 है, यानी डिफिनिट है कि ये यहीं तक रहेगा। इसका अर्थ ये है कि ये परिमित है, यानी ये इस संख्या का निश्चित संख्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसलिए ये परिमित एपी होता है, यानी डिफिनिट समांतर श्रेणी होता है। इसलिए इसका परिभाषा है कि वैसा श्रेणी जिसका अंतिम पद मुझे पता हो, यानी वैसा श्रेणी जिसका अंतिम पद मालूम हो वो परिमित एपी कहलाता है। यानी इसका अंतिम पद पता हो उसको परिमित एपी कहा जाता है। और एक तो दूसरा है अपरिमित एपी। इसको अगर परिभाषित करें तो इसका परिभाषा होगा कि वैसा एपी, यानी वैसा एपी जिसका अंतिम पद हमें पता नहीं हो उसे इंडिफिनिट एपी कहा जाता है। यानी वैसा समांतर श्रेणी, यानी वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद हमें पता नहीं हो उसको अपरिमित एपी कहा जाता है, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं 3, 6, 9, 12। इस डॉट डॉट से ये परिभाषित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इस एपी में इस डॉट डॉट का अर्थ है कि इसका अंत नहीं है, यानी ये अपरिमित समांतर श्रेणी है। और इस परिमित समांतर श्रेणी में ये लास्ट बिंदु 64 है, इसलिए ये परिभाषित यानी परिमित समांतर श्रेणी। यानी कहने का अर्थ सीधा सीधा है, वैसा समांतर श्रेणी जिसका लास्ट बिंदु हमको पता हो वो परिमित समांतर श्रेणी होता है, और जिसका लास्ट बिंदु हमको पता नहीं होता है वो इंडिफिनिट यानी अपरिमित समांतर श्रेणी होता है। आइए आगे देखते हैं समांतर श्रेणी के कुछ पद। समांतर श्रेणी के कुछ पद। पद तथा संकेत, यानी समांतर श्रेणी के कुछ पद तथा उसके संकेत। हम इससे पहले जान चुके हैं जब किसी श्रेणी के
लगातार पद के अंतर बराबर हो तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए देखते हैं। 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। इस तरह से करते करते यहाँ तक आया 30 तक। ठीक, तो इसको बोला जाता है प्रथम पद। यानी इस सब का अंतर क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ हो गया 3 2 5 2 7 होगा, 7 2 9 होगा, 9 2 11 होगा, यहाँ 30 होगा। तो इसको बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद। इसको बोला जाता है दूसरा पद। ठीक, इसको बोला जाता है अंतिम पद। इसको ए से सूचित किया जाता है, यानी इसको ए से सूचित किया जाता है, यानी A1 भी दे सकते हैं। इसको A2 से सूचित किया जाता है और इसको AN से सूचित किया जाता है। और इन दोनों के बीच के अंतर कितना है? 2 है। इन सभी के बीच के अंतर कितना है? 2 है। इसको बोला जाता है सार्वंतर। और इसको D से सूचित किया जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना पद है वो पता नहीं है। N पद की संख्या। यानी N जो है वो पद की संख्या है। यानी कहे तो इसको बोला जाता है प्रथम पद, इसको बोला जाता है दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। इस तरह से ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है, प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है, इसको A1 भी देते हैं, इसको दूसरा पद बोला जाता है। और इन दोनों के बीच के अंतर जो होता है वो होता है कि D, यानी सार्व अंतर। इसको यहाँ पर अगर हम लिखें तो प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है और यहाँ पर है कितना? 3। ठीक, तो उसके बाद यहाँ है सार्वंतर। इसको लिखा जाता है D से सूचित किया जाता है। ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 5 माइनस 3 यानी 2। इसको बोला जाता है अंतिम पद। इसको AN से सूचित किया जाता है। अंतिम पद है 30 और ये पद की संख्या है, यानी 3 से शुरू होकर के 30 तक में कितना पद है उसको दर्शाया जाता है N से। यानी 3 से शुरू होकर के 30 के बीच में कितना पद है उसको N से सूचित किया जाता है, यानी पद के संख्या बराबर N। N से सूचित किया जाता है। यानी ये प्रथम पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बढ़ता है। और इस तरह से ये होता है, इसको प्रथम पद, इसको A से दर्शाया जाता है जो कि 3 है। सार्वंतर जिसको D से दर्शाया जाता है, इसको क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद, हर दूसरा पद में से पहला पद, यानी यहाँ से भी यहाँ से, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। और अंतिम पद यहाँ जो है वो है AN, यानी AN से 30 है।
और पद के संख्या यहाँ से शुरू होकर यहाँ के बीच में 10 पद है, 3 पद है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कितना पद है उसको n से सूचित किया जाता है। ये जो है सूचित करने का, ये हम an से सूचित करते हैं। ये और भी बुक हैं, उस बुक में अलग अलग टाइप से लिया जाता है, कहीं पर tn लिया जाता है, कहीं पर pn लिया जाता है, कभी कुछ भी ले लिया जाता है। ये मानने की एक विधि है, ये कुछ भी अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सूत्र एक ही होगा, लेकिन पद जो माना जाता है वो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से लिया जाता है। आइए जानते हैं कि इन पदों के बीच में संबंध क्या होता है। यानी समांतर श्रेणी के पद के बीच के संबंध, समांतर श्रेणी के बीच के पद के संबंध हम जानते हैं। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह से बढ़ रहा, ठीक। यानी इस तरह से इन दोनों के बीच के अंतर है कितना, 2, इन दोनों के बीच के अंतर 2, इन दोनों के बीच के अंतर 2, इन दोनों के बीच के अंतर 2। यानी सब के बीच के अंतर अगर बराबर हैं तो वो एपी में है, अगर नहीं है तो वो एपी में नहीं है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर सब के पद के बीच के अंतर बराबर है तो ये एपी में है। अब इन पदों के बीच क्या अंतर होता है वो देखते हैं, पदों में क्या संबंध होता है वो देखते हैं। प्रथम पद को हम लिखते हैं, यहां पर जो है प्रथम पद कितना है, बराबर है 5, ठीक। सार्वंतर सात माइनस 5 यानी 2, ठीक। होता क्या है, ये हो गया मेरा सार्वंतर और ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद हम निकालते हैं, प्रथम पद को हम सूचित करते हैं ए से, ठीक। ये होता है ए बराबर 5, ठीक। दूसरा पद को हम लिखते हैं यानी A2, ये होता है A प्लस D। यानी कहने का मतलब है कि पहला पद में अगर दूसरा, यानी पहला पद में अगर सार्वंतर को हम जोड़ देंगे तो हो जाता है दूसरा पद। पहला पद है कितना 5 और सार्वंतर कितना है 2, यानी हो गया 7, यानी ये 7 है दूसरा पद, ठीक। तीसरा पद अगर हम निकालेंगे इसको दर्शाएंगे A3 से, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D, ठीक। तो इसको A का मान है 5 प्लस 2 गुनी D का मान कितना है 2, यानी ये हो गया 5 प्लस 4 यानी हो गया 9। ये हो गया मेरा तीसरा पद जो कि यहाँ भी है, यानी पहला दूसरा तीसरा यानी 9। अगर चौथा पद निकालेंगे इसको लिखेंगे A4, इस तरह से होगा A प्लस 3D। कहने का मतलब 5 प्लस 3 गुनी D के मान 2, यानी 5 प्लस 6 यानी 11, ठीक, जो कि मेरा यहाँ पर है। पंचम पद अगर निकालेंगे A5 से दर्शाएंगे A प्लस 4D, यानी हो गया ये 5 प्लस 4 गुनी 2, यानी 5
प्लस 8 यानी 8 5 13, यानी वो हो गया मेरा ये एपी के पांचवा पद जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर ये लिखने का अर्थ है, यहाँ पर मेरा शर्त लिखा है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो हमको कॉमन आ रहा है। अगर हम प्रथम पद लिख रहे हैं तो ए यानी 5, दूसरा पद लिख रहे हैं तो ए प्लस डी, अगर तीसरा पद लिख रहे हैं तो ए प्लस 2d, यानी 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर 2d लगाते हैं। और यहाँ पर a प्लस 4 है यानी चौथा पद है a4, चौथा पद यानी a4, यानी a प्लस 3d, यानी इस 4 से क्या हो रहा है, एक पद कम हो रहा है। और ये पांचवा पद है तो यहाँ पर 4 लगाते हैं यानी a प्लस 4d, यानी इस तरह से हम हर अगला पद निकालेंगे। अगर उसी तरह से अगर हमको 10वां पद बोल देगा निकालने के लिए a प्लस 10 तो हो जाएगा a प्लस 9d। उसी तरह से a 25वां अगर हमको बोल देगा निकालने के लिए तो a बराबर हो जाएगा a प्लस 24d। कहने का मतलब है कि पद के जो संख्या बता रहा है उस पद के संख्या से एक घटा करके उसमें हम d लगाते हैं, यानी इस तरह से ये संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, जब हम अंतिम पद निकालेंगे तो अंतिम पद को हम an से निकालते हैं। पंक्ति अंतिम पद को क्या निकालते हैं, अंतिम पद को लिखते हैं an। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस तो प्लस, यहाँ पर 4 होता है तो 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 5 होता है यानी पांचवा पद निकालते हैं तो 5 माइनस 1 4, यहाँ पर दूसरा पद निकालते हैं तो 2 माइनस 1 यानी 1, यहाँ तीसरा पद अगर हम निकालते हैं तो 3 माइनस 1 यानी 2, यहाँ 10वां पद हम निकालते हैं तो 10 माइनस 1 यानी 9, यहाँ 25वां पद हम अगर निकालते हैं तो 25 माइनस 1 यानी 24। उसी तरह से अगर हम nवां पद अगर निकालेंगे तो n माइनस 1 देंगे और यहाँ पर d लगाएंगे, यानी ये जो है nवां पद हो गया। ये हमको निकालने की ज़रूरत है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये हमको लिखने का एक ही शर्त था कि ये फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यानी ये फॉर्मूला हमको कैसे प्राप्त होता है उसके लिए हम ये समझाना। यानी प्रथम पद को a लिखते हैं इसलिए 5, दूसरा पद को a2 यानी 2 में से 1 घटा करके d देते हैं, तीसरा पद को क्या करते हैं कि a तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 करके 2 देते हैं। ठीक, और यहाँ पर चौथा पद है तो 4 माइनस 1 करके 3 देते हैं 3d, और यहाँ पर पांचवा पद है तो 5 माइनस 1 यानी 4d देते हैं। ये हम यहाँ पर करके दिखाए और यहाँ पर सिद्ध करके यहाँ पर दिखा दिए कि ये सही होता है कि नहीं। यानी दूसरा पद लिखे तो a प्लस d लिखे तो a है इतना, d है 2 तो जोड़ के 7 जो कि दूसरा पद वास्तव में है। तीसरा उसी प्रकार के निकालिए तो 9 तो ये हो गया 9 जो कि सही पद है 1 2 3, यानी ये जो हम आपको निकाल करके दिखाए हैं ये आपको हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि नहीं है। यानी इस एपी पर हम दर्शा दिए कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। और यहाँ पर चौथा पद होता है तो चौथा पद में से 1 घटाते यानी 3 होता है, 3 में d लगाते हैं 3d। उसी तरह से अगर an अगर हमको निकालना है, nवां पद निकालना है यानी अंतिम पद निकालना है तो n में से 1 घटाएंगे जो कि इस प्रकार हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इस तरह से मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये फॉर्मूला जो है ये कैसे प्राप्त किया जाता है। यानी an बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे इस एपी के ये जो फॉर्मूला है ये हमारे एपी के बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। और ये कैसे प्राप्त होता है वो हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे और इस फॉर्मूला को आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक, जिससे हमको बहुत सारे क्वेश्चन आएगा
बनाने के लिए जब हम प्रश्नावली बनाएंगे तो इस चैप्टर का बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमको इस फॉर्मूला पर बनेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्मूला को आप याद जरूर रखें। आइए आगे देखते हैं इस समांतर श्रेणी को कैसे जोड़ा जाता है। यानी समांतर श्रेणी के पदों के योग, यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग। सर्वप्रथम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के योग को जो निकालते हैं तो योग का हमको यानी संकेत होता है Sn। यानी समांतर श्रेणी को अगर हम जोड़ते हैं तो उसके योग का संकेत होता है क्या, Sn। यानी क्या होता है, Sn। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर पहले बता चुके हैं Sn। प्रथम पद क्या होता है, A। ठीक, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D, यानी 2 में से घट गया। तीसरा पद निकालेंगे तो A प्लस 2D, और चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D। ये होता है AP। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और अंतिम पद जो होगा उसको हम किससे दर्शाते हैं, AN से। ठीक, AN से हम दर्शाते हैं। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, AN से। और इससे पहले जो संख्या होगा वो क्या होगा, यानी अंतिम पद में से अगर हम D को घटाते हैं तो ये प्राप्त होता है AN माइनस D। ठीक, ये हो गया ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जो इससे पहले आप पढ़े थे कि ये किसे लिखा जाता है। अगर चौथा पद निकालते हैं तो 3D, 10वां पद निकालते हैं तो 9D, 11वां पद निकालते हैं तो 10D। इस तरह से ये लिखा जाता है। और इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि हम समांतर श्रेणी को योग करने के जो सूत्र होता है वो कैसे प्राप्त होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको टर्म को बदलते हैं। टर्म को क्या करते हैं, बदलते हैं। बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी AN। ये इधर से घुस जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN माइनस D। ठीक, अब इससे इधर जब आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर D है तो इधर आएगा तो 2N, AN माइनस 2D। फिर इधर आएगा उससे इधर तो AN माइनस 3D। इस तरह से ये होते होते जाएगा। इस तरह इधर टर्न आएगा तो ये यहाँ पर अगर 2 पद है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस में D, और अंतिम में जब जाएगा तो ये हो जाएगा A। ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहला समीकरण को दूसरा समीकरण में जोड़ते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 2SN बराबर, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो SAN प्लस में हो गया ये। ठीक, फिर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट गया तो बच जाएगा ये प्लस ये, यानी AN प्लस ये। फिर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट गया, हो जाएगा AN प्लस A। यानी इस तरह से ये होते होते यहाँ तक भी आएगा AN प्लस A और प्लस में AN प्लस A। यानी इस तरह से हमको ये
प्राप्त होता है। अब आप अगर बताइए कि अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से इतना 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 × 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8 यानी 8 हो गया। ठीक, यानी इन सभी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 8 होता है। इस संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 यानी 4 को एक बार ही हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 8 प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जोड़ने के लिए यहाँ से शुरू होकर an + a an + c इस बीच में कितना an + a है उसका पता नहीं है। यानी कहने का यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाने में कितना a + an + a है वो हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर 4 था तो 4 से गुना कर दी, यहाँ पर कितना है वो हमको मालूम नहीं है, और नहीं मालूम है तो पद के संख्या को हम n से दर्शाते थे, ये आपको पहले बताइए। इस बीच में कितना पद है वो हमको मालूम नहीं, इसलिए इसको n यानी जितना पद है उस पद को एक टर्म से गुना कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो। जैसे कि ये 2 है, इसमें पद है 4, तो 4 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अगर n टर्म है तो n को अगर हम गुना कर देंगे a + an से an + a से तो ये हमको क्या होगा, इस सब को जोड़ने के बजाय एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर लिखेंगे आगे Sn यानी 2Sn बराबर n × an प्लस में a। ठीक, अगर यहाँ पर Sn अब अगर निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे भाग n/2, और इसको अगर हम सीधा से लिखें तो a + an यानी ये मेरा एक ठो क्या है फॉर्मूला, यानी ये मेरा सूत्र है। कहने का मतलब है कि ये जो सूत्र प्राप्त होता है इस तरह से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इस सूत्र को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर होगा Sn बराबर n/2 है तो n/2 इंटू a है तो a, और इसका सूत्र इससे पहले हम पढ़े थे कि होता है a + n - 1 इंटू में d, यानी an के बराबर ये पूरा होता है। तो इसको हम अगर पूरे में अगर लिख दे तो n/, हो जाएगा 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, अब प्लस में n - 1 इंटू में d, यानी इस तरह से ये जो है मेरा एक फार्मूला है, और इसको इस तरह से ज्ञात किया जाता है, यानी इस तरह से ये हमको लिखा जाता है कि ये फार्मूला हमको कैसे आता है ये बताने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे कि इन फार्मूला को हमको याद रखना है, जिससे कि ये आगे जा कर के हमको इस फार्मूला से अनेक सूत्र निकलेंगे और अनेक सवाल ऐसे हैं जो हमको बनेंगे। आइए इससे 1-2 सूत्र और है, कैसे कैसे होता है वो हमको दिखाते हैं। आया हमको n/2 इंटू a + an जो कि यहाँ पर है। दूसरा आया Sn बराबर n/2 इंटू a 2a + n - 1 इंटू d, ये पद आ गया। और तीसरा एक ठो आता है Sn बराबर n/2 इंटू a + l, यानी ये l जो है ये अंतिम पद को दर्शाता है। ये l जो है ये अंतिम पद को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। जो ये भी अंतिम पद है ये भी अंतिम पद है, ये प्रथम पद है ये प्रथम पद है। तो इन तीनों सूत्र को याद रखना है, और इससे पहले जो सूत्र बताए थे उसको भी क्या करना है, याद रखना। अब क्या होता है कि ये फॉर्मूला जो है यानी सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी संख्या होते हैं सभी संख्या को इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। और ये जो है ये हम आपको एक स्पेशल वीडियो जो होगा आपको बना कर देंगे, जिसमें ये दिखाएंगे कि कैसे सम संख्या का सूत्र, प्राकृतिक संख्या के सूत्र,
विषम संख्या के सूत्र, सम संख्या के सूत्र, इस तरह के सूत्र इस संख्या से निकाला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जितना हम बताए हैं इस चैप्टर के लिए पर्याप्त हैं। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।